भाग दो सैनिकों के एक समूह के साथ जारी रखी जो उस अजनबी को घेरे हुए है जो जादुई रूप से उनकी पनडुब्बी में दिखाई दिया। वो लेफ्टिनेंट निकली जो जानती थी कि आपदा पहले घातक सूर्योदय से घंटों पहले आ रही थी। उसे मारने के लिए भेजे गए सैनिकों से दूर भागने के बाद वो किसी तरह कई दिनों तक जीवित रहने में सफल रहा। कमांडर और ओलिविया उसे कैदी रखते हैं और उससे बात करने के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं। रहने वाले क्वार्टर में फेलिक्स एक बिस्तर के नीचे एक रेंगने की जगह पाता है और महसूस करता है कि महिला कई दिनों से पनडुब्बी के नीचे रह रही थी। वो कमांडर को सूचित करता है जो लेफ्टिनेंट को अंत में बात करने के लिए प्रेरित करता है। वो खुद को हेटिस के रूप में पेश करती है जो इंसलिक एयर बेस में एक खुफिया अधिकारी है। सूरज के बारे में जानने के बाद उसने सर्वनाश से बचने का रास्ता खोजा और पनडुब्बी में समा गई। वो निचले डिब्बे में रहकर सबकी जासूसी करती रही है। वो ये भी जानती है कि फेलिक्स को बुरे सपने आते हैं। राणा ने पनडुब्बी अभियान में शामिल होने के लिए अपने सहयोगी से दो हाथ किए और जहाज पर सवार लोगों के बारे में कई अन्य रहस्य। जब कमांडर और ओलिविया कमरे में अकेले होते हैं तो हेटिस ने खुलासा किया कि प्रमुख उनसे कुछ छिपा रहा था क्योंकि उसने उसे बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हुए सुना था। ओलिविया यह मानने से इनकार करती है कि उसके पिता ने उससे झूठ बोला था, लेकिन हेटिस ने ऐसा सोचने के लिए उसे मूर्ख कहा। वो विक्टोरिया के नाम का भी उल्लेख करती है और कहती है कि विक्टोरिया कुछ ऐसा जानती है जो दूसरे नहीं जानते। कमांडर और ओलिविया हैरान है। वे ये देखने के लिए विक्टोरिया पर कड़ी नजर रखने का फैसला करते हैं कि हेटिस सच कह रहा है या नहीं। वे प्रमुख के कमरे की भी जांच करते हैं और अंदर एक डायरी पाते हैं। इसमें उन्होंने अरमान, फेलिक्स, बेंसन और राणा के नामों को काट दिया है, लेकिन विक्टोरिया के नाम पर एक घेरा है। ये उनके संदेह को और मजबूत करता है कि विक्टोरिया को आपदा के बारे में सबसे पहले पता था। उसी समय विक्टोरिया एयरबेस सूचना कक्ष में घुस जाती है और एक डेटाबेस में प्रवेश करती है। वो चुपके से किसी से जुड़ने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। पनडुब्बी में वापस दो सैनिक बीमार हो जाते हैं और उल्टी करने लगते हैं। जाँच करने पर बेंसन ने निष्कर्ष निकाला कि बेस से एकत्र किए गए भोजन से अधिकांश सैनिक बीमार हो गए। वो कुछ उत्पादों को चखता है और कमांडर को बताता है कि सूरज की रोशनी ने सभी खाद्य पदार्थों की परमाणु संरचना को बदल दिया है और उन्हें पोषण रहित बना दिया है। एक मौका है कि डिब्बाबंद भोजन अभी भी खाने योग्य हो सकता है, इसलिए सैनिक जितना हो सके उतना डिब्बाबंद भोजन इकट्ठा करने के लिए रवाना हो गए। कमांडर और ओलिविया तय करते हैं कि हेटिस उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है क्योंकि वो जानती है कि सेना डेटाबेस कैसे काम करता है। यदि दुनिया में कोई जीवित है तो उनके साथ संवाद करने का एकमात्र तरीका हेटिस की विशेषज्ञता का उपयोग करना है। जैसा कि हर कोई भोजन की तलाश में रहता है, विक्टोरिया और बेंसन में बहस हो जाती है। बेंसन पहले ली गई गोलियों के कारण सनकी हो रहा है। उसके पास बात करने में कठिन समय है और वो सभी के साथ बहस में पड़ जाता है। विक्टोरिया समझती है कि वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है और अरमान को उससे बात करने के लिए भेजती है। अरमान अपने दोस्त के साथ तर्क करने की कोशिश करता है लेकिन लगता है कि बेंसन जीने की इच्छा खो चुका है। इस बीच विक्टोरिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हेटिस और कमांडर नाटो के डेटाबेस में देखते हैं। उनके आश्चर्य के लिए उन्हें पता चलता है कि विक्टोरिया ने नाटो के साथ पहले एक परियोजना पर काम किया है। ये परियोजना समुद्र के नीचे मनुष्यों के लिए वैकल्पिक आवास खोजने से संबंधित थी। कमांडर जानता है कि यह सिर्फ एक और सह घटना नहीं हो सकती। वो ओलिविया को इसके बारे में बताने के लिए बाहर जाता है लेकिन आकाश से शोर से उनकी बातचीत बाधित होती है। थोड़ी देर बाद अरमान, विक्टोरिया, राणा और फेलिक्स ने डिब्बाबंद सामानों से भरे भंडारण की खोज की। वे थोड़ी देर के लिए जश्न मनाते हैं, इससे पहले कि उन्हें एहसास होता है कि सूरज ने सभी डिब्बाबंद भोजन को भी बर्बाद कर दिया है। पनडुब्बी के फिर से समुद्र में उतरने से पहले समूह के पास अब पनडुब्बी पर सवार होने के लिए 30 मिनट का समय है। विक्टोरिया और बेंसन थोड़ी देर आराम करने के लिए समुद्र के पास बैठ गए। बेंसन ने विक्टोरिया से अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इस दुनिया से संबंधित है। वो जीने से थकने का दावा करता है और अगला सूर्योदय देखना चाहता है। विक्टोरिया ने उससे पनडुब्बी में वापस जाने के लिए विनती की लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। अगले दृश्य में पनडुब्बी गहरे समुद्र में है। अरमान विक्टोरिया को जोनिंग आउट करते हुए देखता है और उससे पूछता है कि क्या गलत है। वो उसे बेंसन के बारे में बताती है और बताती है कि कैसे वो उसे जिंदा रहने के लिए राजी नहीं कर पाई। अरमान घबरा जाता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए बाहर कूदने की कोशिश करता है। हालांकि विक्टोरिया ने उसे रोक दिया और दोनों अपने दोस्त की मौत का शोक मनाते हुए रो पड़े। बाहर बेंसन सूर्योदय का सामना करता है और अपने भाग्य को स्वीकार करता है। अगली रात पनडुब्बी पानी से निकलती है और अरमान अपने दोस्त की तलाश में निकल जाता है। उसके आतंक के लिए बेंसन का मृत शरीर जमीन पर पड़ा है। वो उसे गले लगाता है और कई मिनट तक रोता है। अपने दिल की सामग्री के लिए दुखी होने के बाद वो कंट्रोल रूम में हेटिस से जुड़ता है। वो कल रात देखे गए हवाई जहाज को ट्रैक करती है और पता लगाती है कि यह बल्गेरिया में एक बांध क्षेत्र के पास उतरा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ऐसे लोग हैं जो बांध के अंदर छुपकर बच गए हैं और उनके पास संसाधन हो सकते हैं जो वे समूह के साथ साझा करने को तैयार हैं। जब उन्हें लगता है कि यह उनका मुख्य गंतव्य है तो उन्हें गिजो, स्पेन से एक पूर्व रिकॉर्डेड संदेश प्राप्त होता है जो जीवित बचे लोगों को बुलाता है और मदद की पेशकश करता है। ये जगह एक खान है जो भोजन और संसाधन होने का दावा करती है। कमांडर को अंतिम बात मिलती है कि वे किस स्थान पर जाएंगे, या तो बांध जो नाटो का आधार या खदान भी है। वो नाटो बेस को चुनता है जिससे विक्टोरिया बहुत खुश नहीं है। ओलिविया को लगता है कि विक्टोरिया का प्रतिरोध ये देखते हुए अजीब है कि वो पहले नाटो के साथ काम कर चुकी है। कुछ घंटे बाद कमांडर एक बार फिर प्रमुख की नोटबुक देख रहा है। इस बार वो उस पर आवृत्ति के साथ एक नोट पाता है। ये साबित करता है कि प्रमुख जानता था कि अधिक लोग बाहर जीवित थे और उनके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। कमांडर आवृत्ति का उपयोग ये जांचने के लिए करता है कि प्रमुख क्या छिपा रहा था। वो नॉर्वे में एक बेस के बारे में कुछ सुनता है और पनडुब्बी को इस स्थान पर मोड़ने का फैसला करता है। विक्टोरिया के कमरे में अरमान और वो अपने जन्मदिन के बंधन में बंधे। बातचीत के अंत तक वे चुंबन समाप्त करते हैं।
अचानक कमांडर ने नॉर्वे जाने के अपने फैसले के बारे में सभी को सूचित करने के लिए अलार्म बजाया। विक्टोरिया विरोध करती है और बताती है कि नॉर्वे कम से कम 10 दिन दूर है। उनके पास भोजन की आपूर्ति समाप्त हो रही है और उन्हें ऐसे स्थान पर जाने की आवश्यकता है जहां भोजन प्रचुर मात्रा में हो। निकटतम स्थान माइनफील्ड है, जिसने घोषणा के माध्यम से उन्हें भोजन और सुरक्षा की गारंटी दी है। अंत में कमांडर दबाव से बाहर खदान पर रुकने के लिए सहमत हो गया। केवल घंटों बाद वे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और आश्रय और भोजन के बारे में वही संदेश सुनते हैं। सैनिकों का एक समूह, अरमान के समूह, ओलिविया और कमांडर ने खदान की तलाश की। जब वे जगह पर पहुंचते हैं तो केवल अरमान, विक्टोरिया, कमांडर और एक सैनिक भूमिगत होने के लिए लिफ्ट में चढ़ते हैं। बाकी बाहर रहते हैं क्योंकि उनमें से कोई नहीं जानता कि अंदर खनिक दोस्त है या दुश्मन। खदान में अंधेरा है और खाली लगता है, जो समूह को उनके फैसले पर सवाल खड़ा करता है। अचानक एक आदमी पीछे आता है और एक सैनिक को बंधक बना लेता है। अरमान आदमी के साथ तर्क करने और उसे सहयोग करने की कोशिश करता है। जल्द ही खनिकों का एक झुंड छिपकर बाहर आता है और समूह को घेर लेता है। वे बताते हैं कि संदेश फर्जी था और वे चाहते थे कि कोई उन्हें बचाने के लिए आए। अगर उन्होंने एक साधारण मदद का संकेत भेजा होता तो वे जानते थे कि कोई नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने सैनिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनके पास भोजन है। खनिक सैनिकों के साथ पनडुब्बी में ले जाने के लिए कहते हैं। अरमान को पता चलता है कि वे अधिक संख्या में हैं और खनिकों के नेता से बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कमांडर ने धैर्य खो दिया और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। लड़ाई छिड़ जाती है और एक सैनिक तुरंत मारा जाता है। अरमान जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है, जबकि विक्टोरिया लिफ्ट की ओर भागती है। जब राणा और बाकी लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी तो वे तुरंत लिफ्ट को ठीक करने की कोशिश करने लगे, जिसने किसी तरह काम करना बंद कर दिया था। विक्टोरिया, जो अभी भी खनिकों से दूर भाग रही है, कैद किए जा रहे लोगों के झुंड से टकरा जाती है। उसके आतंक के लिए वे प्रकट करते हैं कि नाबालिग जीवित रहने के लिए उन्हें नरभक्षी बना रहे हैं। बाहर ओलिविया देख सकती है कि उसके दोस्त किस अव्यवस्था में फंस गए हैं। वो राणा और फेलिक्स को लिफ्ट की देखभाल करने के लिए कहती है और रस्सी के सहारे खदान से नीचे कूद जाती है। थोड़ी देर खोदने के बाद वो विक्टोरिया से मिलती है और दोनों फिर से लिफ्ट की ओर दौड़ते हैं। इस समय तक अरमान और कमांडर भी आ जाते हैं, लेकिन खून से लथपथ खनिक उनका पीछा कर रहे हैं। अरमान कंट्रोल रूम में जाता है और लिफ्ट शुरू करने के लिए एक बटन रखता है। यह उसके बिना चलना शुरू कर देता है, लेकिन वो फर्श पर लटका रहता है और अपनी जान बचाता है। अंत में हर कोई बचने के लिए अपनी कारों के अंदर घुस जाता है, क्योंकि खनिकों को अगली लिफ्ट लेने के लिए बाध्य किया जाता है। हर कोई भाग जाता है, लेकिन कार अरमान और विक्टोरिया के पास चाबी नहीं है। उन्हें पैदल ही भागना पड़ता है क्योंकि खनिक उनका पीछा करते हैं। जब वे अंततः गोदी पर पहुंचते हैं तो सैनिक उनके बचाव में आते हैं और खनिकों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। फिर भी उनमें से एक विक्टोरिया को पकड़ने और उसे बंधक बनाने का प्रबंधन करता है। वो सभी को अपनी बंदूकें नीचे रखने का आदेश देता है, लेकिन सेनापति उपकृत करने से मना कर देता है। नतीजतन गोलीबारी शुरू हो जाती है और विक्टोरिया मारा जाता है। अरमान सदमे में गिर जाता है और सूरज निकलने से पहले उसे दूर ले जाना पड़ता है। घंटों बाद कमांडर पनडुब्बी में वापस आ गया है। वो प्रमुख के लॉग को देखता है और अंत में सही पासवर्ड प्राप्त करता है। उसे पता चलता है कि आपदा शुरू होने पर उनकी पनडुब्बी एक यादृच्छिक मिशन पर नहीं थी। वास्तव में उन्हें गुप्त रूप से अरमान और उसकी पनडुब्बी को बचाने के लिए भेजा गया था। मिशन नाटो का एक सीधा आदेश था, जो 2 साल पहले आपदा के बारे में जानता था। यहाँ तक कि विक्टोरिया को भी योजना के बारे में पता था और वो नाटो के साथ पानी के भीतर रहने योग्य स्थान खोजने के लिए काम कर रही थी। कहीं और अरमान जागता है और एक मस्तिष्काघात के कारण विक्टोरिया की मौत के बारे में भूल गया है। जैसा कि ये धीरे धीरे उसे मारता है, वो बाहर भागता है और विक्टोरिया की मौत के लिए उसे दोषी ठहराते हुए कमांडर के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। अरमान को बंदी बनाना होगा ताकि वो किसी और को चोट न पहुंचाए। फेलिक्स और राणा कमांडर का विरोध करते हैं। अब तक वे कृत्रिम रूप से बीजों को अंकुरित करने के लिए काम कर रहे थे ताकि वे पनडुब्बी पर पौधे उगा सके, लेकिन अब उन्होंने तब तक काम जारी रखने से इनकार कर दिया जब तक कि अरमान को मुक्त नहीं कर दिया गया। कमांडर उनकी मांगों की अवहेलना करता है और अपने सैनिकों को जीव विज्ञान में कोई विशेषज्ञता नहीं होने के बावजूद मिशन जारी रखने के लिए कहता है। एक दिन बाद सैनिकों को पता चलता है कि वे अंकुरण प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें फेलिक्स और राणा की मदद की सख्त जरूरत है। इस बीच ओलिविया अरमान से बात करने जाती है और उसे विक्टोरिया के बारे में बताती है और उसे आपदा के बारे में कैसे पता चला। अरमान ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, ये घोषणा करते हुए कि कमांडर ने अपना दिमाग खो दिया है और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए समूह को विभाजित करना चाहता है। वो अपनी बात साबित करने का वादा करता है और कमांडर को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। दोनों आदमी एक दूसरे का सामना करते हैं। दोनों अपनी बातों से पीछे हटने से इनकार करते हैं। अरमान कमांडर को सबक सिखाना चाहता है, इसलिए वो एक प्रस्ताव सुझाता है। वो फेलिक्स और राणा को काम करने के लिए मना लेगा, लेकिन बदले में कमांडर को अपने 2 सैनिकों को मरने के लिए छोड़ना होगा जब वे अपने अगले गंतव्य पर रुकेंगे। प्रारंभ में कमांडर ने मना कर दिया, लेकिन वह अंततः अल्तास और एक अन्य सैनिक को बाकी चालक दल के लिए बलिदान करने के लिए सहमत हो गया। बस जब वो ये स्वीकार करता है तो अरमान ने खुलासा किया कि उनकी बातचीत को पूरी पनडुब्बी में प्रसारित किया जा रहा है और उसके सैनिकों ने उसे उनकी बलि देने के लिए तैयार होते हुए सुना है। ये अरमान के पक्ष में सभी को पिन करता है और कमांडर को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है। मना करने पर उन्होंने उसे बंदी बना लिया और कमरे में बंद कर दिया। ओलिविया पनडुब्बी और उसमें सवार सभी लोगों की कमान संभालती है। उसके बाद वो अपने पिता के लॉग को देखती है और पुष्टि करती है कि कमांडर मिशन और उसमें विक्टोरिया के खेल के बारे में सही था। अरमान अभी भी इस पर विश्वास नहीं करता है और चाहता है कि ओलिविया डेटाबेस में प्रदर्शित एक नंबर पर कॉल करे। कॉल जाती है और एक बूढ़ा आदमी उसे उठाता है। वो अरमान का पिता निकला, करोड़पति जिसने पूरे अभियान का आयोजन किया।
वो उन कुछ लोगों में से एक थे जो जानते थे कि आपदा आ रही है और इसके लिए तैयार थे। उसने विक्टोरिया को अपने बेटे के पास भी भेजा ताकि वो उसे पनडुब्बी में शामिल होने और अपनी जान बचाने के लिए मना सके। आदमी ने खुलासा किया कि वो हिंद महासागर में कहीं एक द्वीप पर है। वो सुरक्षित और स्वस्थ है और उसके पास दुनिया के सभी संसाधन हैं। वो अरमान और उसके समूह को भी द्वीप पर बुलाने के बाद कॉल समाप्त करता है। अरमान को ये समझने में थोड़ा समय लगता है कि अभी क्या हुआ। दूसरों को एक ऐसी जगह मिलने से राहत मिली है जहाँ वे जीवित रह सकते हैं, लेकिन वो जानता है कि उसके पिता भरोसे के लायक नहीं है। हिंद महासागर में उनके साथ शामिल होने से पहले टीम नाटो के मुख्यालय में रुकना चाहती है, जहां उन्हें लगता है कि उन्हें कृत्रिम रूप से बीज उगाने के उपकरण मिलेंगे। ओलिविया सोचती है कि अरमान के पिता से मिलने पर उन्हें पूरी तरह से बीज की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन अरमान एक बैकअप योजना के बारे में अडिग है। अगले दृश्य में वे अंततः नाटो मुख्यालय में रुकते हैं, जो एक बांध होता है। राणा और एक सैनिक बीज की तलाश में निकलते हैं, जबकि अरमान जीवित बचे लोगों की तलाश में मुख्यालय में जाता है। उसी समय अल्तास एक मिसाइल को अपनी पनडुब्बी के पास आते देखता है और सभी को सचेत करता है। बाहर सैनिकों के बीच अराजकता फैल जाती है। अरमान एक आदमी को अपनी बंदूक से इशारा करते हुए आता है। श्रृंखला तब समाप्त होती है जब अरमान उस व्यक्ति को रोकता है जो उस पर गोली चलाता है। अरमान पिछले कुछ दिनों में अपने साथ हुई हर बात को याद करते हुए जमीन पर लेट गया। अगली श्रृंखला के लिए बने रहें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए